तमाम विषयों पर बात की, साथ ही साथ विकसित भारत का एक रोड मैप भी सामने रखा। इस विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने दिया वैश्विक सहयोग से विकास का मंत्र, दुनिया भर से सहयोग के साथ आगे बढ़ें जिससे देश और दुनिया का विकास हो सके। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका हम रुख करते हैं। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आज इस कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत ने जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों से एक भारत का डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया है, आज दुनिया उसको स्वीकारती नजर आ रही है और दुनिया उसको देख रही कैसे कितनी बड़ी जनसंख्या के साथ में भी सबको साथ लेकर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, हम लोग जब बड़ी आबादी की बात करते हैं तो उस बड़ी आबादी में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उसके लाभांश को हम कैसे देखें। आपने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री ने हर मौकों पर कई डीज की बात की है, जिसमें से एक डी जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो 35 वर्ष से कम उम्र के 65% आबादी है उसका हम किस तरीके से उपयोग कर सके। अब ये जो युवा शक्ति है वो आपको दूसरे डी को बढ़ाने में मदद करती है, जो कि है डिमांड। यही जो डिमांड है वो आपको डाइवर्सिफाइड मार्केट की तरफ बढ़ाती है। यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती है। तो देखिए, ये जो एक बड़ी आबादी की हम लोग बात करते हैं, इसके एक बड़े हिस्से को अलग अलग डी में, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिमांड, डाइवर्सिफाइड मार्केट, डेमोक्रेसी, इन सब में कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण का जो मूल जिसे कहा जाए अगर सार जो है वो इस बात पर था कि हम बड़ी आबादी को लेकर के ये देखें कि उस आबादी का हम सार्थक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बजाय हम इस चिंता पे हम ज्यादा करें कि हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारे पास चीन एक उदाहरण है जिसने अपनी आबादी का इस्तेमाल इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाने में किया है। आज हमारे लिए भी वो जरूरत है कि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को कैसे बढ़ावा देते हैं। इस पूरे वाक्यांश का यही मतलब निकलता है। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन का एक बड़ा लब्बोलुआब क्या है। जिस प्रकार से एक दशक में सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा गया है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। इतनी बड़ी तो जनसंख्या बहुत से देशों की नहीं होती। इस प्रकार का एक सफल मॉडल के साथ भारत आगे आया है। आनंद जी, यदि अमेरिका को छोड़ दिया जाए भारत और चाइना के बाद, तो शायद ही कोई देश हो जो इतनी बड़ी आबादी को पार कर रहा हो और 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से बाहर आ जाए तो ये बहुत बड़ा कदम। इसको एक बड़े तरीके से मैं समझता हूँ, जिसका जिक्र अभी शिशिर साहब भी कर रहे थे, कि अभी तक हम आबादी को चिंता के तौर पर देखते थे, बढ़ती आबादी को, लेकिन उसको देखने का नजरिया बदला प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री जी ने उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। तो जब आपका विजन बदलता है तो जो पूरा का सोच समझ है, वो पूरा उसका एग्जीक्यूशन प्लान है, वो बदल जाता है। तो एक बड़ा काम वो हुआ कि हमने आबादी की जो चिंता करके हम उसको सोच रहे थे कि ये आबादी हमारे सिर पर बोझ है, उसे आपने आबादी से उस आबादी को अपने को आगे बढ़ाने के रास्ते के लिए तैयार किया। तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से बड़ी चीजों में बदलाव आया, चाहे वो आपकी कौशल विकास की योजनाएं हो। और दूसरा जो बड़ा काम हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर हमारे हिंदुस्तान का जो अलग अलग मसलों पर, अभी तक तो हम रोटी और चूल्हे और चक्की की चिंता कर रहे थे, अब सोलर अलायंस की जैसे जिक्र करें, सोलर अलायंस एक बड़ा दुनिया का नया हिस्सा है। एआई की जो चर्चा है, एआई को लेकर चर्चा हो रही है, चिप की बात जो हो रही थी पिछले दिनों, चिप को लेकर बड़ी चर्चा हुई। तो ऐसे सारे क्षेत्र जहां पर भारत अभी सोच भी नहीं रहा था, या दुनिया के देश भी नहीं सोच रहे थे कि भारत ऐसा करेगा, वहां पर हम बराबरी के स्तर पर आकर खड़े हो गए। तो ये जो है पूरा का पूरा प्लान वो हमें बदल रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज दुनिया हमें देख रही। एक जमाना था हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्सा हुआ करते थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अच्छी बात थी, लेकिन उसका हिस्से का होने का मतलब क्या था कि जो दुनिया की जो 2 सुपर पावर्स हैं, हम उनके बराबर नहीं खड़े, तो इसलिए हम किसी तीसरे ग्रुप के साथ खड़े थे। आज दुनिया में तो कोई सुपर पावर ही नहीं है जो भारत के साथ खड़ा नहीं होना चाहती, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या रशिया हो या चाइना को भी तमाम मतभेदों के बावजूद उसको आपके साथ खड़ा होना है। तो ये जो बड़े बदलाव हुए हैं उससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बदली है। और भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसकी मैं चर्चा हमेशा करता हूं, उससे एक बड़ा बदलाव आया है।
बिल्कुल, और ऐसा भारत मुझे एक लगता वैश्विक है। भूमिका निभाता हुआ भी दिखाई पड़ वैश्विक रहा है। भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। अब फिर से बात जी। करेंगे आप कि युद्ध में आपकी भारत की भूमिका क्या रही, यूक्रेन और रशिया को लेकर या इजराइल और गाजा को लेकर, तो वो अलग मुद्दा होगा। लेकिन फिर भी भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही नहीं रहा है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, ये सच बात है कि जो लोग अपने आज आप को जी सुपर पावर समझते थे, वो आज आपको देख रहे हैं। बिल्कुल सुपर पावर आज भारत को देखते नजर आ रहे हैं। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में देश कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, सर्विस में सुपर पावर बन रहा है, उस दिशा को भी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, क्योंकि उन्होंने विकसित भारत का एक रोड मैप सामने रखा है। आपको लगता है कि वो एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो भारत जिस दौर से इस वक्त गुजर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर लगातार? देखिए, जो शुरू में हमने बात कही थी कि युवाओं की बात की हमने, ये जो 65% आबादी जो डिमांड की बात करी, वो डिमांड कहाँ से आएगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। और रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ है? वो मैन्युफैक्चरिंग में है। देखिए, आज के समय में हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बहुत कम है, 17 से 18% के बीच में है। उसको 25% तक ले जाने की बात है, और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए जिसमें मीडियम टर्म के इश्यूज को भी हैंडल करना है, शॉर्ट टर्म के इश्यूज को भी हैंडल करना है। क्योंकि देखिए, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा तभी उठा सकते हैं जब ये युवा जो है वो काम करके आपके मुख्य धारा में शामिल हो जाए, और वो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए संभव है। देखिए, सर्विसेज वैल्यू ऐड कर सकता है, लेकिन रोजगार के मामले में वो मैन्युफैक्चरिंग की तुलना नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का ज्यादा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बने, चाहे वो मेक इन इंडिया के जरिए हमने किया हो, मेड फॉर वर्ल्ड की बात हमने की हो, PLI स्कीम्स को अगर आप देखेंगे, ये सारी चीजों को अगर आप मिला करके देखें, तो कोशिश यही है कि मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। रोजगार ज्यादा अगर बनेगा तो ये 65% आबादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा बड़े पैमाने पर योगदान कर सकती है। बिल्कुल विजय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक तौर पे बात तो नहीं करी, लेकिन जो आंकड़े गिनाए उससे कई राजनीतिक संदेश निकलते नजर आए। बैंकिंग व्यवस्था को कैसे मजबूत किया गया और बीते समय में NPA की क्या बड़ी समस्याएं थी बीते 1 दशक पहले की, उसका वो जिक्र करते दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ ED द्वारा 22,000 करोड़ रुपए की वसूली होना, जो पैसा आम लोगों का लूटा गया था, वो जब वो कहते हैं तो ये संदेश जाता है कि बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करके देश का वित्तीय समावेशन बढ़ाया गया, और ED जैसी संस्थाएं जो लगातार कटघरे में रहती हैं, उनका किस प्रकार से इस्तेमाल देश में हो रहा है, उसका भी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल आरेंद्र, जो बैंकिंग सिस्टम तो बहुत मजबूत हुआ ही है, और जिस तरह से शुरुआत, यदि छोटे स्तर पर देखें आप, मतलब जो गरीब है, पिछड़ा है, उसकी जो जनधन योजना है, बैंक अकाउंट खुलने की बात है, मतलब उस स्तर से सुधार हुआ है, और आप बैंकिंग लेवल पर बहुत आगे तक पहुंचे हैं। उसका फायदा हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुई, उसका फायदा हुआ कि करप्शन कम हुआ, उसका फायदा हुआ कि लोगों के पास सरकार का पैसा सीधे सीधे पहुंचा। जो मीडियोकर लोग थे या मिडिल में जो लोग हुआ करते थे, दलाल कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, वो लोग वहां से निकल गए। जो पैसा भेजा जा रहा है दिल्ली से, वो बरेली में मिल रहा है उतना ही, वो बंगाल में भी मिल रहा है, वो बनारस में भी मिल रहा है। वो एक बड़ा काम हुआ। ED को लेकर भी चर्चाएं बहुत राजनीतिक तौर पर होती है कि ED की जो सरकारी मशीनरी है वो केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ खड़ी होती हो। आंशिक रूप से वो सही भी हो, तब भी ED ने जो जब्ती की है वो उन आरोपों को खारिज करती हुई दिखाई देती है। उससे पैसा ऐसा होता कि यदि पैसा कुछ मिलता ही नहीं, 22,000 करोड़ रुपए नहीं आते, और आप कहते रोज छापे लगा रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, तो फिर तो ये आरोप ज्यादा गंभीर हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग चीज पर आनंद जी मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ आपको कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा बदलाव क्या आया है कि भारत के पहले भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो इंडस्ट्रीज थी उनके साथ हम लोग समझौते करते थे, लेकिन उसमें वो लोग वहां पर बनाकर हमारे को असेंबलिंग यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब इस सरकार में आकर, मोदी सरकार में आने के बाद, असेंबलिंग की बजाय हम बराबरी से कर रहे हैं। यदि उनके साथ कोई समझौता करते हैं तो वो हमें टेक्नोलॉजी देते हैं, वो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे रोजगार भी बन रहा है और भारत की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव। और पहले होता था कि केवल वो असेंबलिंग के नाम पर हिंदुस्तान को यूज किया करते थे कि वो अपना सारा प्रोडक्ट वहां बेच रहे हैं, उससे पैसे का भी नुकसान होता था। अभी कुछ कंपनियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता जो नहीं आ पाई या आने में अटकी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने माना कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए और उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ होना चाहिए। और आप उसको देखो, रक्षा क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव हुआ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो भी एक नई दिशा की ओर ले जाता है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट में 21% का बढ़ावा आया है। प्रधानमंत्री आज ही इस आंकड़े का जिक्र कर रहे थे, और भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ में व्यापारिक रिश्ते बनाता नजर आ रहा है। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जैम के माध्यम से जो पोर्टल है उसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की लगभग तरीके से पैसे की बचत हुई, सरकारी पैसे की।
डीबीटी के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए एक ऐसा भ्रष्टाचार में जो जा सकता था वो रुक गया है। ये जो तकनीक के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था आई है, ये भी एक तरीके से संबल देती दिखाई पड़ती है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सामाजिक योजनाओं को और अंत में हमारे आम लोगों को। एक भी रुपए की बचत होती ना, वो आपकी कमाई होती है। तो चाहे वो आप डीबीटी के जरिए की बात करें, चाहे आप किसी भी जेम की बात करें, डीबीटी में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो आपका बेनिफिशियरी है उसको मिल रहा है, और उसको क्या मिल रहा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले क्या शिकायत आती थी कि 1 रुपए का तो बंदा पैसा ही पहुंच रहा है। अब अगर 1 रुपए का पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस बात को समझना होगा, चाहे वो डीबीटी की बात हो, चाहे जेम की बात हो, या फिर किसी और भी स्कीम की बात हो, जहां पर तकनीक के जरिए आप उसको मदद दे रहे हैं, उसको संसाधन दे रहे हैं जो उसका हकदार है। ये अगर होता है, ये आपके लिए कमाई है। आप जितना बचाते हैं, 3 लाख रुपए अगर बचाते हैं, तो आप सोचिए कि 2 साल के मनरेगा के लिए आवंटन की बात करते हैं। अगर आप जेम में 1 लाख करोड़ रुपए बचाते हैं, तो मिड डे मील स्कीम के लिए कुछ पैसे का आप इंतजाम करते हैं। तो इन संसाधनों को आप उसके फायदे इस संदर्भ में देखना चाहिए। सिर्फ ये मत देखिए कि आपका बैलेंस शीट में कौन सा पैसा कहां से कहां गया। जी विजय जी, प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे जिम्मेदारी संभालते हैं तो कई मंत्रालयों का एक दूसरे के साथ विलय करके गवर्नेंस पे फोकस करते हैं। लोगों की ईज ऑफ लिविंग को ध्यान रखते हुए करीबन 1,500 कानून को वो रद्द करते हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं जो एक तरीके से स्वीकार हो, व्यवहारिक हो। जीएसटी का भी वो जिक्र करते हैं कि कितने कानूनों को हटा के एक कानून लाया गया। आपको लगता है कि एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग है, जिसमें केंद्र में कहीं आम लोग हैं, उस योजना को लेकर आगे बढ़ा गया एक दशक में? बिल्कुल आरेंद्र, यदि आप सोचें तो पहले सरकार को हम किस तरह से संबोधित करते थे, वो रेड टेपिज्म के नाम पर, लाल फीताशाही के नाम पर। आज वो शब्द गायब हो रहा है। सरकार के बीच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मसला है वो ये है कि जो सिंगल विंडो काम हुआ, सरकार की जो नीतियों में बदलाव हुआ, गैर जरूरी कानूनों को हटाया गया। पहले जो कानून थे वो रोकते थे ना आपको हर चीज के लिए। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो घबराहट होती थी, या ज्यादातर बार मेरे जैसे लोगों का तो झगड़ा होकर ही आता था। एक और बदलाव देखिए कि बैंकों में आप देखिए, पहले यदि किसी बैंक में आप जाते थे तो लगता था कि वो उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया जीवन में आपके 5,000 रुपए निकाल कर कि आपको समझ नहीं आता। आज बैंकिंग ऑफिसर्स और बैंक सिस्टम इतना बदल गया कि वो आपको एक बड़े मेहमान के तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ईमानदारी से वो काम हो रहा है, और उसकी जो रफ्तार है वो बदल गई है जी। तो सबसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, जब आप आसानी से कोई चीज को कर रहे होते हैं। ये तो पहले लगेगा कि आप मत जाइए ना बैंक, मत जाइए ऑफिस, सरकारी ऑफिस में चल रहा है। अच्छा, उसका एक और फायदा हुआ, जैसे डिजिटल काम हुई, पहले म्यूनिसिपल की जो कमेटी होती थी, म्यूनिसिपल काउंसिल होती थी, कारपोरेशन होती थी, तो आप हाउस टैक्स जमा नहीं कराना। आपको याद होगा कि आपके जो है लोगों की घरों की 10-10 साल हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहे थे, क्योंकि कौन वहां जाएगा, वहां लाइन में लगेगा, नहीं होगा। आज लोगों ने, क्योंकि डिजिटल वो हो गया है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी सरकार को होगा। बिल्कुल। और आम आदमी को भी हो रहा है कि वो राहत हो रही है और करप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही आप सरकारी दफ्तर में जाते थे तो वो करप्शन का एक चेहरा दिखाई देता था। आज उस सब का भी बड़ा फर्क पड़ा है। बड़े उद्योगपतियों को तो शिशिर जी जानते ही हैं कि उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत तरीके से पहले होता रहा जी, लेकिन आज आम आदमी भी उससे आराम से काम कर रहा है। उसका छोटा बिजनेस हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। मुझे हमेशा एक चिंता रहती है या इच्छा रहती है कि प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा सपना रहा कौशल विकास का, आज भी मुझे लगता है कि शिशिर शायद ज्यादा जानते होंगे, उतना काम नहीं हो पा रहा जिसके लिए प्रधानमंत्री का फोकस रहा। कौशल विकास से यदि बेहतर तरीके से हम काम कर पाए तो शायद और नीतियों पर चर्चा हो सकती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कौशल विकास पे जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर मिनिस्ट्री, एक तो ये भी हुआ कि मंत्री बहुत बदलते रहे जी। कई बार मैंने मजाक में भी कहा कि मंत्रियों के स्किल डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है पहले उससे। बिल्कुल, हालांकि लक्ष्य ये है कि भारत को कैसे ह्यूमन रिसोर्स की कैपिटल बनाया जाए, उस दिशा में ही शायद कौशल विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जब वापस